माहौल थोड़ा वियर्ड हो चुका था। सोनाली को कोई मामला समझ नहीं आ रहा था। वही अगस्त्य को ये बात समझ आ गया था, अंश कल सारा से इतना बच क्यों रहा था। सोनाली ने सबके लिए चाय लाया, फिर सभी साथ चाय पिए। उसके बाद अगस्त्य आखिरी बार सोनाली को देखा, फिर जाने का बोल घर से निकल गया। अगस्त्य के जाने के बाद सोनाली चाय का कप रखने चली गई। वही सान अंश के तरफ घूर कर देखा तो अंश झट से सान के पास आ बोला, सारा दी मैं सब कुछ बता दूंगा, दी को कुछ मत बोलना। अंश के रिक्वेस्ट को सुन सान उसे घूर कर देखा, फिर बोल पड़ा, ठीक है, पर तुम सब कुछ सच सच बताओगे तब। अंश ने झट से हाँ कर दिया। दोनों बातें कर रहे थे, तब तक सोनाली भी आ चुकी थी। सोनाली के आते ही दोनों शांत हो गए तो सोनाली पूछ पड़ी, तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो क्या। सोनाली का ये सवाल सुन सान अंश दोनों ही बोल पड़े, नहीं तो। दोनों को साथ बोलता सुन सोनाली का शक और बढ़ने लगा। तभी अंश बोल पड़ा, अरे दी ऐसा क्यों पूछ रही हो। अंश के सवाल पर दोनों के पास आ सोनाली बैठ बोली, क्योंकि तुम दोनों मेरे आते ही चुप हो गए। अब सच सच बताओ, बात क्या है। अपनी बहन के इस सवाल पर अंश सोचने लगा। वही सान बोल पड़ा, कुछ नहीं सोनाली, अंश को बस कोई पसंद आ गई है, पर उसे प्रपोज करने का हिम्मत नहीं हो रहा है अंश के अंदर। सान के बातों को सुन अंश उसे अपने हैरानी से भरे नजरों से देखने लगा। वही सोनाली झट से अपने भाई को बोल पड़ी, सच्ची अंश, कौन है वो, अपनी बहन को नहीं बताओगे। अंश अपने बालों पर हाथ फेर बोला, दी बन जाएगी गर्लफ्रेंड तो बता दूंगा, अब मुझे भूख लगा है, कुछ खाने को ऑर्डर करे। ये सुन सोनाली अपना फोन का स्क्रीन ऑन कर जोमेटो ऐप खोल 60% ऑफर में जा दोनों से बोली, क्या ऑर्डर करे जल्दी बताओ। ये सुन अंश ने झट से बता दिया। फिर सोनाली ने खाने को ऑर्डर मार दी। फिर दोनों दोस्त गप्पे लड़ाने लगी। वही अंश अपने फोन में ऋतिक का प्रोफाइल खोल उसके डिटेल को बड़े गौर से देखते हुए अपने मन में ही बोला, मैं ये क्या कर रहा हूँ। इतना बोलने के बाद भी वो प्रोफाइल देखे जा रहा था। देखते हुए ही उसने गलती से फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक अपने फ़ोन को ही देख रहा था। जब उसे इंस्टा पर रिक्वेस्ट आता हुआ देखा तो वो उसे खोल कर देखा। उसके प्रोफाइल को देख ऋतिक सोचने लगा, ये चेहरा इसने कहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ घबराते हुए अंश अपने सेंड रिक्वेस्ट डिलीट करने वाला था, पर उससे पहले ही ऋतिक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, साथ ही फॉलो बैक भी। ये देख अंश हैरान था। अंश फिर झट से उसके फॉलो बैक लिस्ट में गया। उस लिस्ट में बस 2 इंसान थे, पहला रेहान सिंह ओब्रॉय, दूसरा ध्रुव सिंघानिया। उसके अलावा तीसरा बस वो था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया हो। तभी उसे मैसेज आया, क्या मैं तुम्हें देखा हूँ। ऋतिक के किए मैसेज का अंश क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आ रहा था, तो उसने उसके मैसेज को इग्नोर कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो अपने काम को करते हुए बार बार अपने फ़ोन को देखे जा रहा था। जब 1 घंटा बीत गया तो इरिटेट होकर ऋतिक अपने हाथ में पकड़े फाइल को टेबल पर पटक दिया तो उसके सामने खड़ा उसका असिस्टेंट विजय घबरा गया। साथ ही अपने मन में ही सोच पड़ा, अचानक से सर को गुस्सा क्यों आ गया है। वही ऋतिक गहरी सांस भर बोला, आज का सारा मीटिंग कैंसिल कर दो। ये ऑर्डर सुनते ही यस सर बोल विजय चला गया। वही ऋतिक अपने फ़ोन को उठा अंश के प्रोफाइल को खोल उसे देखते हुए बोला, पहली बार मैंने किसी को फॉलो बैक के साथ साथ मैसेज किया है, पर इसने मेरे मैसेज को इग्नोर कर दिया। आखिर ये लड़का है कौन, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कह अपने फ़ोन को जेब के अंदर रख दिया। वही दूसरी तरह सान को रेहान का कॉल आ गया। अभी अभी तो खाना खत्म हुआ था, वैसे ही रेहान का कॉल देख सान अपने फ़ोन स्क्रीन को एकटक देखते हुए सोचने लगा क्या करे। तभी सोनाली उसके हाथ से फ़ोन ले फ़ोन कट होते ही स्विच ऑफ कर दी तो सान झट से बोल पड़ा, सोनाली क्या कर रही है तू, सर बहुत गुस्सा होंगे। तभी सोनाली अपने भाई को बोल पड़ी, अंश जाओ जाकर अब पढ़ाई करो। ये सुन अंश अच्छे भाई की तरह पढ़ने चला गया। वही सोनाली सान का हाथ पकड़ उसे खड़ा करते हुए बोली, चलो आज रेहान सर को टेस्ट करते हैं, वो तुझसे सच में प्यार करते हैं कि नहीं। ये सुन सान पूछ पड़ा, पर तू करने क्या वाली है। सान का सवाल सुन सोनाली बस मुस्कुरा दी। सान को तो समझ ही नहीं आ रहा था सोनाली करना क्या चाहती है, पर सोनाली के बात को मानना सान का मजबूरी था, क्योंकि अपनी दोस्त का बात को सान कभी टाल नहीं पाता था।
और तो और वो भी कहीं ना कहीं रेहान के प्यार को टेस्ट करना चाहता था, पर रेहान ने कभी उससे ये नहीं कहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। उसने तो बस ये कहा था जब तक वो बोर नहीं हो जाता तब तक वो उसे अपने साथ रखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ रेहान सान के कॉल ना उठाने पर गुस्से में पागल हुए जा रहा था। अपने असिस्टेंट को बोला जाओ जाकर ड्राइवर को कार निकालने बोलो। ये ऑर्डर सुन रेहान का असिस्टेंट जाने लगा। रेहान के ऑर्डर को सुनकर वही रेहान भी अपना लैपटॉप बंद कर निकल गया। कंपनी से बाहर जाने के बाद रेहान कार के पास गया तो ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोल दिया। रेहान कार के अंदर जा बैठ गया। रेहान के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। कुछ ही वक्त के बाद रेहान चोल पहुंच गया। कार जैसे ही चोल के पास जा रुका, रेहान किसी के कार के दरवाजे को खोलने से पहले ही कार का दरवाजा खोल कार से बाहर निकल चोल के अंदर जाने लगा तो वही उसका असिस्टेंट भी झट से कार से बाहर निकल रेहान के पीछे पीछे जाने लगा। चोल के सभी लोग रेहान को आता देख हैरान थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। कभी अगस्त्य जैसा बड़ा बिजनेसमैन आता तो कभी रेहान सिंह ओब्रॉय के जैसा बड़ा बिजनेसमैन। रेहान चोल के पास खड़ा हो सोच रहा था सोनाली का घर कौन सा होगा, क्योंकि उसने सान को जाते हुए नहीं देखा था। वो अपने असिस्टेंट के तरफ देख बोला जाओ जाकर पता करो सोनाली का घर कौन सा है। रेहान का ऑर्डर सुन रेहान का असिस्टेंट पता करने चला गया। असिस्टेंट चोल में रहने वाले व्यक्ति से पूछा तो उसे सोनाली का घर पता चल गया। तभी असिस्टेंट रेहान को बता दिया। रेहान फिर अपने असिस्टेंट के साथ चोल के अंदर जा दूसरे मंजिले में जा सोनाली के घर के पास दरवाजा खटखटाया तो अंदर अपने रूम में पढ़ाई कर रहा अंश को जब दरवाजा खटखटाने का आवाज आया तो वो उठ अपने कमरे से बाहर निकल दरवाजा खोल दिया। सामने रेहान को खड़ा देख अंश हैरानी से उसे देखा, फिर हिचकिचाते हुए पूछ पड़ा आप तो रेहान सर हो ना? हम। रेहान ने बस इतना कह अंदर के तरफ देखा। वही अंश का तो सिट्टी विट्टी गुल था, उसका तो कुछ कहने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था। तभी रेहान पूछ पड़ा सारा कहाँ है? रेहान का ये सवाल सुन आश्चर्य से अंश अपने मन में ही बोला ये सारा दी के लिए यहाँ आए हैं। अपने मन में इतना कह हिचकिचाते हुए अंश बोल पड़ा पता नहीं सर, अभी तो दी सारा दी दोनों यही थी। ये सुन रेहान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया, साथ ही उसका आंख कठोर हो चुका था। वही अपने सामने रेहान के गुस्से को महसूस कर अंश का शरीर ठंडा पड़ रहा था। वही दूसरी तरफ रेहान अपने असिस्टेंट को देख कठोरता से बोला पता लगाओ कहाँ है वो अभी। रेहान का ऑर्डर सुन यस बॉस बोल असिस्टेंट पता लगाना लगा। वही रेहान अंश को उसकी बहन को कॉल करने बोल दिया तो जैसा रेहान ने कहा अंश ने बिल्कुल वैसा ही किया, पर सोनाली का फोन भी बंद बता रहा था। रेहान का गुस्सा और बढ़ने लगा था। वही रेहान के गुस्से को देख अंश के शरीर में तो जान ही नहीं बचा था। फिर रेहान गुस्से में चोल से निकल अपने कार में जा बैठ गया। दूसरी तरफ ऋतिक एक बार फिर अपने फोन को निकाल चेक किया। अब तो उसे मैसेज सीन दिख रहा था। ये देख ऋतिक का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो उसे ब्लॉक करने वाला था, अब तभी उसे अंश ऑनलाइन नजर आया। वही दूसरी तरफ रेहान के जाने के बाद अंश सोच रहा था रेहान सर इतने गुस्से में क्यों हुए थे और सारा दी के बारे में क्यों पूछ रहे थे और उसकी दी का भी फोन क्यों बंद बता रहा था। ये सब सोचने की वजह से उसका पढ़ाई में मन नहीं लगने लगा तो आखिर में वो अपना फोन में इंस्टा खोल दिया। तभी उसे ऋतिक का पड़ा मैसेज देख सोचने लगा वो रिप्लाई दे कि नहीं। वही ऋतिक उसके रिप्लाई आने का वेट कर रहा था। जब उसने देखा ऑनलाइन होने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो आखिर में वो खुद ही गुस्से में टाइप करने जा ही रहा था। तभी उसने टाइप शो देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। अंश बार बार हाँ लिखता फिर डिलीट कर देता। वही ऋतिक इतने देर तक टाइपिंग शो हो रहा था पर कोई मैसेज वो सेंड नहीं कर रहा था। ये देखकर ऋतिक को इरिटेशन लगने लगा। वो गुस्से में उसे अपना मैसेज लिखने वाला था तभी मैसेज आ गया। हाँ मैसेज देख गुस्से के साथ साथ इरिटेशन के भाव के साथ खुद में ही ऋतिक बोला बस इतने देर में ये हाँ लिख रहा था। वही दूसरी तरफ अंश ने देखा उसका मैसेज सीन हो चुका है तो वो हैरान हो गया। वो कुछ सोच पाता इससे पहले ही ऋतिक का मैसेज आ गया। वे दिस टाइम द मैसेज शुड कम क्विकली अंडरस्टूड। ऋतिक का मैसेज पढ़ अंश झट से जवाब लिखने लगा आरएसओ मल्टीनेशनल कंपनी में आपने हमें कंपनी के अंदर जाने में हेल्प किया था, साथ ही परमिशन भी दिलवाया था सारा दी से मिलने का। इतना मैसेज लिख अंश सेंड कर दिया।
अंश का इस बार क्विक मैसेज आता देख ऋतिक खुश था। उसे मैसेज पढ़ने के बाद वो दिन याद आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ सान सोनाली साथ छोटे से पार्क के अंदर झूले पर बैठे थे। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। जैसे ही आसमान से सूरज डूबने लगा, सान बोल पड़ा, सोनाली अब बहुत देर हो गया है, रेहान सर बहुत गुस्सा करेंगे। तभी सोनाली बोल पड़ी, यार रुकना, तू भी आज देख ले न रेहान सर तेरे लिए कितना तड़पते हैं। ये सुन सान उसे समझाने का कोशिश करने लगा पर सोनाली कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। तभी पार्क के पास काले रंग का ढेर सारा कारा खड़ा हो गया। सोनाली सान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। साथ ही वहां मौजूद सभी लोग बहुत हैरान थे। तभी कार से ढेर सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आ लाइन से खड़े हो गए और एक बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही कार का दरवाजा खुला, कार से आदमी का पैर का कदम जमीन पर पड़ा। सान आदमी का जूता देख समझ गया था वो कौन है। तभी आदमी कार से बाहर निकल गया। आदमी के निकलते ही उसे देख सोनाली सान दोनों झट से खड़े हो गए। फिर सान आदमी के कोल्डोरे को देख अपने घबराए हुए आवाज में बोला, रे रेहान। उसके आवाज को सुन सोनाली सान के तरफ देख बोली, यार रेहान सर तो तुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं। ये सुन सान सोनाली के तरफ देखा, फिर रेहान के तरफ। उसे गुस्से में उसके पास आता देख सान अपने मन में ही बोल पड़ा, प्यार का पता नहीं पर मैं आज रेहान सर का खाना जरूर बनने वाला हूँ। सान अपने मन में ये कह ही रहा था, तभी रेहान सान के पास आ उसे कठोरता से देखा, फिर सोनाली के तरफ अपने कोल्ड नजरों को किया। रेहान के कोल्ड नजरों से सोनाली सान दोनों का ही शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, साथ ही वहां मौजूद लोगों का भी। रेहान अपने कोल्ड आवाज में फिर सान के तरफ देख बोला, कब वापस आने को कहा था तुम्हें। सान अपने घबराए हुए नजर से रेहान के तरफ देखा, फिर हकलाते हुए बोल पड़ा, 2 घंटे में सर। सान का जवाब सुन अपने हाथ को ऊपर कर, अपने स्लेव को ऊपर चढ़ाकर अपने कलाई में पहने ब्रांडेड घड़ी में टाइम देखते हुए रेहान कोल्डली बोल पड़ा, 8 hours 13 minutes 23 seconds। सेकंड का रेहान को हिसाब है। ये देख सोनाली सान दोनों ही दंग रह गए थे। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखी, फिर दोनों के मन में एक ही चीज चलने लगा, इतना बिजी इंसान होने के बावजूद किसी और के वक्त का इतना हिसाब कौन रखता है भला। दोनों के मन में ये चलने के बाद सान अपने चेहरे को झुका दिया। दोनों के पास रेहान के सामने एक शब्द कहने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। तभी रेहान का कड़क आवाज दोनों के कानों में फिर पड़ा, सारा कार के अंदर जा बैठो। ये सुन सान झट से अपने सिर को हाँ में हिलाया, फिर सोनाली के तरफ देखा, उसके बाद कार की तरफ बढ़ गया। वही सान के जाते ही रेहान सोनाली के तरफ कठोरता से देख बोला, आज के बाद मुझे तुम उसके कांटेक्ट में दिखनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। ये कह वो जाने ही वाला था कि तभी सोनाली बोल पड़ी, मैं तो बस टेस्ट कर रही थी आप सान के लिए सही हो कि नहीं। सोनाली के बातों को सुन रेहान का जाता कदम रुक गया। वो मुड़ सोनाली के तरफ अपने कोल्ड नजरों से देखा। रेहान का कोल्ड नजर देख सोनाली का शरीर डर से कांप रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत कर आगे बोल पड़ी, सान को प्यार करने वाला इस दुनिया में सिर्फ उसकी माँ है, पर वो भी उससे दूर रहती है। इसलिए एक अच्छी दोस्त होने के नाते मैं बस उसके लिए कोई ऐसा चाहती हूँ जो उससे बेइंतहा प्यार करे और उसे हर वो खुशी दे जो वो डिजर्व करता है। ये सुन रेहान उसके तरफ देख बोला, अब वो मेरा है, जो वो डिजर्व करता है उसे सब कुछ मिलेगा, तुम्हें फिक्र करने का जरूरत नहीं है। ये सुन सोनाली के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो फिर बोल पड़ी, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप मना भी करे तो भी मैं उससे मिलूंगी। सोनाली के बातों को सुन रेहान अपने सख्त आवाज में बोला, दोस्त हो इसलिए कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन दोबारा टेस्ट लेने के लिए सान को मुझसे दूर करना चाहा तो बहुत बुरा होगा। इतना कह रेहान चला गया। वही सोनाली के चेहरे पर मुस्कान और भी अधिक बढ़ गया। वही रेहान अपने कार के पास गया तो बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोल दिया, तो रेहान कार के अंदर जा बैठ सान के तरफ देखा तो सान अपने नजरों को उठा रेहान के आंखों में देखा। वही रेहान का बॉडीगार्ड रेहान के बैठते ही कार का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दिया। वही दोनों का नजर अब भी एक दूसरे पर ही टिका था। रेहान उसके आंखों में देखते हुए अपने हाथ को उसके चेहरे के पास जैसे ही ले जाने को हुआ, सान ने अपने आंखों को कसके बंद कर लिया। उसे लगा रेहान उसे मारेगा, पर रेहान तो उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए बोला, बनी
रेहान ने जब प्यार से जो निक नेम सान को दिया है वो लिया तो ये सुन सान अपने आंखों को धीरे से खोल रेहान के तरफ देखा। तभी रेहान उसके करीब गया तो सान का दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी रेहान उसके कान के पास जा धीरे से अपने सेडेक्टिव आवाज में बोला, मेरे बातों को ना मानकर बहुत बुरा किए हो बैड बनी, इसकी सजा तुम्हें बेड पर दूंगा मैं। इतना कह रेहान उससे दूर हो बैठ गया। वही सान का दिल जो रेहान के ऐसे करीब आने से धक धक कर रहा था, अब वो दिल ये सोच सोच कर धक धक करने लगा कि अब रेहान उसके साथ बेड पर क्या करने वाला है भला। कुछ ही वक्त के बाद मेंशन आ गया। जैसे ही कार मेंशन के गेट के अंदर जा रुका, गार्ड भागते हुए कार का दरवाजा खोल दिया तो रेहान कार से बाहर निकल सान के तरफ देखा तो सान का दिल कर रहा था वो बस कार के कोने से दबे रहे, पर रेहान के कठोर नजरों के पड़ते ही सान कार से बाहर निकल गया। दोनों फिर मेंशन के अंदर चले गए। मेंशन के अंदर जाते ही सर्वेंट रेहान के सामने आते हुए पूछी, सर डिनर लगा दूं? रेहान का कोल्ड जवाब उसके कानों में जा पड़ा, नहीं। इतना कह रेहान सान का हाथ पकड़ उसे अपने साथ कमरे में ले जाने लगा। रेहान के ऐसे करने से सान का दिल और भी जोरों से धड़के जा रहा था, साथ ही वो बहुत घबराया हुआ भी था। जैसे ही कमरा आया, रेहान सान को अपने साथ कमरे के अंदर दरवाजा बंद कर दरवाजे पर ही सान को धकेल उसके एक हाथ को दरवाजे पर चिपका अपने हाथ से कसके पकड़ा हुआ था, वही अपने दूसरे हाथ को उसके कमर के पास ले जा उसके आंखों में देखते हुए बोला, चलो आज का सजा मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम खुद से मेरे साथ वो सब करोगे या फिर मैं कुछ नया ट्राई करूँ तुम्हारे साथ। रेहान के बातों को सुन सान का गला सूखने लगा, उसके मुंह से तो शब्द भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। सान को कुछ ना बोलता देख रेहान उसके गर्दन को चूमते हुए उसके कान के पास जा अपने कोल्ड धीमे पर सेडिक्टिव आवाज में बोला, बहुत सोच लिए। इतना कह वो उसके हाथ को पकड़ उसे बेड के पास ले जा बेड पर धकेल दिया तो सान झट से अपने घबराया आवाज में हकलाते हुए बोला, मैं करूंगा। सान के घबराए आवाज को सुन रेहान के होंठों पर कोल्ड मुस्कान छा गया। वो अपने कोट को निकाल साइड में फेंक अपने टाई को ढीला करते हुए बोला, सॉरी बनी, तुम्हारे सोचने का टाइम अप हो चुका था। इतना कह अपने गले से टाई निकाल अपने शर्ट के बटन को खोलना शुरू कर दिया था। रेहान के कोल्ड अवतार को देख सान का दिल डर से घबराए जा रहा था। वही रेहान अपने शर्ट को खोल अपने पैंट के चैन को धीरे धीरे खोल रहा था। वही सान का नजर उसके उस एरिया पर जा टिक गया, साथ ही उसका चेहरा टमाटर की तरह पूरा लाल हो चुका था। तभी अपने चेन को खोलना बंद कर उसके करीब जा अपने होंठों को उसके होंठों के करीब कर बोला, आज मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारे सामने आते ही सिर्फ मेरा कंट्रोल मेरे बस में ही नहीं रहता या फिर तुम्हारा भी यही हाल है। ये सुनसान रेहान को हैरानी से देखने लगा। तभी रेहान अपना फ़ोन हाथ में ले अपने असिस्टेंट को कॉल कर दिया। जैसे ही कबीर ने कॉल उठाया तो रेहान अपने कठोर आवाज में पूछा, और कितना वक्त लगेगा तुम्हें आने में? ये सुन कबीर झट से बोल पड़ा, बस सर ऊपर ही आ रहा हूँ। ये सुन रेहान ने कॉल कट कर दिया। वही सान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आखिर रेहान कर क्या रहा है। वही कबीर कमरे के पास दरवाजा नॉक किया तो रेहान दरवाजे के पास जा दरवाजा खोल दिया। फिर कबीर अपने हाथ में पकड़े बैग को रेहान के तरफ बढ़ा दिया तो रेहान उसे ले बिना कबीर के गए हुए ही दरवाजा बंद कर दिया। ये देख कबीर अपने मन में ही बोला, डेविल है ये, बिल्कुल पता नहीं अब सारा के साथ क्या करना चाहते हैं ये। इतना कह वो मेंशन के बाहर जाने लगा। वही रेहान सान के पास उस पोली बैग को साइड में रख सान के करीब जा जैसे ही अपने हाथ उसके पीठ के पास ले जा उसके ड्रेस के चैन को खोलने लगा तो सान घबराते हुए पूछ पड़ा, सर आप क्या करना चाहते हो? सान के सवाल का जवाब अपने कोल्ड सेडिक्टिव आवाज में रेहान दिया, तुम्हें अपने लिए तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ। ये सुन सान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही रेहान उसके ड्रेस के चैन को नीचे तक कर उसके वन पीस को नीचे कर दिया। रेहान के छूने से ही सान के पूरे शरीर में जैसे करंट दौड़ रहा था। वही रेहान उसके पूरे कपड़े को खोल उसके पूरे शरीर को सेडिक्टिवली छूने लगा। रेहान के ऐसे छूने से सान अपने नजरों को उठा देखा। उसकी आंखों में चमक भरा था। दोनों के आंखों में एक दूसरे को पाने का पूरा जुनून नजर आ रहा था। पर रेहान अपने हाथ से उसके शरीर को फेरना बंद कर पोली बैग से जब नेक हैंडकैफ फुल मटेरियल निकाला तो सान उसे अपेन बड़े बड़े आंखों से हैरानी से भरे नजर से देखने लगा।
पर उसके हैरानी से भरे नजरों को इग्नोर करते हुए रेहान उसे अपने एक हाथ से ही उठा वो पहनाने लगा। तभी सान घबराते हुए बोला, सर आप करना क्या चाहते हो मेरे साथ? रेहान अपने कोल्ड नजरों से सान को देखा पर कुछ ना बोल उसे बस पहना दिया। फिर अपने होंठों पर कोल्ड मुस्कान ला बोला, बनी तुम्हें पहला ऑप्शन चुन लेना चाहिए था। इतना कह फिर से पोली बैग से जो मटेरियल इस बार रेहान ने निकाला उसे देख सान अपने डर से भरे कांपती आवाज में बोला, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये सुन रेहान उसके करीब जा मशीन को स्टार्ट कर उसके जिस्म के पास ले जा। उसके जिस्म में जैसे ही टच किया तो उसे अपने पूरे शरीर में सनसनी सा महसूस हुआ। वो अपने बड़े बड़े सुंदर आंखों को रेहान से मिला उसे देखने लगा। सान के आंखों में इस वक्त रेहान को वो तड़प दिख रहा था जो उसकी आंखों में हमेशा सान को पाने का होता है। तभी वो बंद कर अपने हाथ को रेहान उसके प्राइवेट पार्ट के पास ले जा अपने सैडिक्टिव आवाज में पूछा, सान क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं? रेहान के सवाल का जवाब सान ना दे शांत था। ये देख रेहान उससे दूर हो बोला, फाइन शायद मैं ही गलत हूँ, तुम्हें सच में मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है मैं तुम्हारे करीब नहीं जाऊंगा अब। इतना कह रेहान उसके बॉडी से वो खोल उससे दूर हो वहां से जाने को था। तभी सान उसके हाथ को पकड़ अपने धीमे प्यारे से आवाज में बोला, मैं चाहता हूँ आप वो सब करो मेरे साथ, मुझे भी इंटरेस्ट है सर। सान का जवाब सुन रेहान के चेहरे पर मुस्कान छा गया। जवाब सुनने के बाद रेहान ने बिल्कुल भी देरी नहीं लगाया। वो उसके करीब जा उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे प्यार से पैशनेटली चूमते हुए उसके पूरे शरीर पर अपने हाथ को फेरते हुए फिर उसके पूरे शरीर को चूमते हुए अपने चूमने का निशान देते हुए हो उसके होंठों के पास फिर आ उसके होंठों को चूमते हुए उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे प्रवेश करते हुए उसे ढेर सारा प्यार देने लगा। ये रात दोनों के लिए बहुत खास था। दोनों एक दूसरे के बाहों में सिमट कर ये रात गुजारने लगे। धीरे धीरे कर ये रात बीत गया। सुबह का वक्त हो चुका था। रेहान का नींद खुला तो वो सान को अपने सीने में सिर रखा हुआ सोता देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए उसके सिर को तकिए पर रख उसे अच्छे से सुला। खुद उठ गया फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चला गया। कुछ वक्त के बाद नहाकर रेहान बाहर कमरे में आया तो देखा सान अब भी गहरी नींद में छोटे बच्चे की तरह सोया हुआ है। ये देख वो कंपनी जाने के लिए तैयार हो उसके पास जा उसके सिर को प्यार से चूम उसके लिए छोटा सा नोट लिख कंपनी जाने के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त के बाद रेहान अपने कंपनी पहुंच चुका था। फिर अंदर जाने के बाद वो एक एक कर अलग अलग मीटिंग में बिजी होने लगा। वही करीबन 10 बजे के लगभग सान का नींद खुल गया तो वो अंगड़ाई लेते हुए जैसे ही उठने को हुआ उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ तो वो अपने कमर को पकड़ दर्द से कराहते हुए बोला, उफ अब मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा? खुद में ही इतना कह सान बेड से उठने लगा। तभी उसे टेबल पर नोट दिखा तो वो नोट उठा पढ़ लिया। गुड मॉर्निंग बनी, आज तुम्हें कंपनी आने का कोई जरूरत नहीं है, घर पर रहकर रेस्ट करो। नोट पढ़ते ही सान के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो मुस्कुराते हुए ही नोट साइड में रख बेड से उठ बाथरूम चला गया। कुछ ही वक्त में वो भी नहाकर बाहर आ अपने लंबे बालों को सुखाने लगा। तभी उसका फोन बजा तो वो अपना फोन टेबल के पास जा उठाकर रिसीव कर अपने कान से सटा लिया। हेलो बोल। जैसे ही दूसरे तरफ का बात सुना तो वो हैरान ही रह गया। उसके आंखों से आंसू का रेत गिरने लगा और फोन उसके हाथ से छूट जमीन पर गिर गया। फिर वो बिना चप्पल डाले अपने पैर में उसी हालत में भागते हुए मेंशन से बाहर जाने लगा। बाहर जाने के बाद वो मैन गेट से बाहर निकल कुछ दूरी रास्ते तक चलने के बाद झट से ऑटो रुकवा ऑटो में बैठ गया। फिर ऑटो वाले को वो जल्दी चलाने का बोल दिया। कुछ ही वक्त के बाद ऑटो हॉस्पिटल के पास जा रुका। वो झट से ऑटो वाले को पैसा दे भागते हुए हॉस्पिटल के अंदर जा अपनी माँ के पास गया। तब डॉक्टर उसे देखते हुए निराशा से बोल पड़ा, सॉरी सारा तुम्हारी माँ अब नहीं रही। इतना कह डॉक्टर अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोला, तुम्हारी माँ ने आखिरी बार ये लेटर तुम्हें देने को कहा था। ये सुन सान रोते हुए ही डॉक्टर के हाथ से लेटर ले अपनी माँ के पास जा उसे पकड़ फुट फुट कर रोने लगा। आज उसका पूरा दुनिया ही उजड़ चुका था। वही रेहान अपने मीटिंग में बिजी होने के कारण अपने फ़ोन को बंद कर दिया था जिस कारण उसे ये इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं मिल पाया था। वही सान अपनी माँ को बहुत देर तक पकड़कर रोता रहा। फिर डॉक्टर उसके पास आ उसे समझाने लगे। वही सान की माँ के गुजरने का खबर अब तक रेहान सोनाली किसी को भी नहीं मिला था।
सान फिर अपनी मां को हॉस्पिटल से ले जाने लगा, जिसमें उसके डॉक्टर ने भी उसका हेल्प किया, क्योंकि सान के हालत को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो एक मुर्दा लाश बन चुका है। पूरा दिन सान का रोते हुए ही बीत गया। शाम का वक्त हो चुका था, पर रेहान का फोन अब तक ऑन नहीं हुआ था। वही सान अपनी मां का अकेले ही अंतिम संस्कार करने के बाद जले हुए राख के पास ही बैठा रहा। डॉक्टर ने उसे बहुत समझाने का कोशिश किया, पर वो समझा ही नहीं। डॉक्टर को भी बार बार कॉल आ रहा था, तो आखिर में उसे भी जाना ही पड़ा। पर उसे सारा का बहुत चिंता सता रहा था, पर वो अपने काम को छोड़ नहीं सकता था। आखिर में वो चला गया। उसके जाने के बाद सान फिर उस लेटर को खोल पढ़ने लगा। लेटर जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, उसके आंखों से आंसू बहना बंद हो नफरत गुस्से में बदलता जा रहा था। धीरे धीरे आसमान पर अंधेरा छाने लगा। तब जाकर रेहान फ्री हो अपने फ़ोन को जैसे ही ऑन किया, उसे हॉस्पिटल से ढेर सारा कॉल आने का मैसेज आया। मैसेज देखने के बाद रेहान का तो होश ही उड़ गया। वो कॉल कर डॉक्टर से बात करते हुए कंपनी से बाहर निकल अपने कार में जा बैठ, जहां अंतिम संस्कार हुआ था वहां जाने लगा। कुछ ही वक्त में रेहान वहां पहुंच चुका था। वो कार से बाहर निकल उस जगह पर गया तो उसे जले हुए राख के अलावा कुछ नजर नहीं आया। सान भी नहीं। सान को वहां ना पा रेहान को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अपने लोगों के तरफ कठोरता से देख ऑर्डर दिया, सान का पता लगाओ। इतना कह वो खुद भी हर जगह सान को ढूंढने लगा। पूरे शहर के हर कोने कोने में रेहान ने सान को ढूंढा, पर सान उसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। रात से सुबह हो गया, पर सान का कोई पता नहीं चला और रेहान अब भी सड़कों पर सान को ढूंढे जा रहा था। सान के ना मिलने से रेहान पूरी तरह से पागल होने लगा था, साथ ही उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे ही दिन पार होने लगा, पर सान का अब तक कुछ भी पता ही नहीं चल पा रहा था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा, पर रेहान अब तक सान को ढूंढना बंद नहीं किया था। पूरे 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में सान का कुछ भी रेहान को पता नहीं चला, पर अब तक रेहान ने उसका खोज करना बंद नहीं किया था। सान के जाने के बाद रेहान एक निर्दयी इंसान की तरह बन गया था। उसके करीब आने का हिम्मत तो अब उसके दोस्तों के पास भी नहीं बचा था। यहाँ तक कि अब वो बिना आराम किए बस काम किए जाता था, और अगर काम खत्म भी हो जाए तो उसे नींद ही नहीं आता। सान के जाते ही रेहान का जिंदगी फिर अंधेरा की तरफ जाने लगा था। रात के 8 बज रहे थे। दिल्ली के सबसे बड़े से बैंक्वेट हॉल में पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें रेहान को भी इनविटेशन कार्ड मिला था। रेहान का कार बाहर जैसे ही रुका, रिपोर्टर्स उसका तस्वीर लेने लगे। वही रेहान के गार्ड्स सभी रिपोर्टर्स को रेहान के करीब आने से रोक रहा था। वही रेहान कार से बाहर निकल बैंक्वेट हॉल के अंदर जाने लगा। जैसा ही वो अंदर गया, बूढ़ा आदमी रेहान के पास आ उसका स्वागत करते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोल पड़ा, मिस्टर ओबरॉय, पार्टी में आने के लिए थैंक यू। रेहान बस अपने हाथ को आगे बढ़ा, उसके हाथ से मिला लिया, बूढ़े आदमी के साथ अंदर आ गया। अंदर आने के बाद बूढ़े आदमी के साथ साथ सभी बड़े बिजनेसमैन उसके साथ बातें करने लगे। तभी बूढ़ा आदमी स्टेज पर जा बोला, ये पार्टी मैंने अपने खोवे ग्रैंड सन के मिलने के खुशी में रखवाया है। वो इतना बोला ही था कि तभी सीढ़ी से अपने एक एक कदम बड़े शालीनता से रखते हुए प्यारा सा लड़का आने लगा। सभी का नज़र उस बूढ़े व्यक्ति के पोते पर टिका था। वही रेहान बस ड्रिंक को पिता जा रहा था। उसने इस लड़के के तरफ एक बार भी नहीं देखा। वही लड़का नीचे आ अपने दादाजी के पास चला गया। वहां जा वो अपने दादाजी के पास गया तो बूढ़े आदमी ने माइक लड़के को दे दिया। तभी वो लड़का अपने प्यारे आवाज में जैसे ही पहला शब्द बोला, हेलो। ये आवाज सुनते ही रेहान का आंख बड़ा बड़ा हो गया। वो झट से उस लड़के के तरफ देख अपने धीमे आवाज में बोल पड़ा, सान। वही दूसरी तरफ सान अपना नाम सान की जगह अपना नाम उसने सभी को अपना नाम धीर बताया। पर नाम से क्या होता है, सान अपने आप को जितना चाहे बदल ले, उसे देखते ही रेहान इसे पहचान सकता है। माइक में अपने बातों को बोलना धीर खत्म कर दिया तो बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ रेहान के पास ले जाने लगा। जब सान ने रेहान को देखा तो वो भुचक्का रह गया। वो अपने मन में ही बोल पड़ा, रेहान सर, पर ये यहाँ क्यों आए हैं। सान बूढ़े आदमी के साथ रेहान के पास गया। तभी बूढ़ा आदमी बोल पड़ा, बेटा ये रेहान है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड का बिजनेस किंग माना जाता है। सान का चेहरा ब्लैंक पड़ चुका था। वही रेहान अपने हाथ को आगे बढ़ा, बोला, हेलो मिस्टर धीर कपाड़िया।
सान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो अपने हाथ को आगे बढ़ा रेहान से मिला लिया। तभी रेहान उसके करीब जा उसके गले से लग उसके कान में अपने धीमे आवाज में बोला, आखिर तुम मुझे मिल ही गए बनी, अब मैं तुमसे ये 2 साल का पूरा हिसाब लूंगा। अपने बातों को कठोरता से बोलने के बाद रेहान उससे दूर हो गया। वही पहली बार रेहान को किसी से इतना फ्रैंक होते देख सभी हैरान थे। वही उस बूढ़े आदमी को ये बात बहुत अच्छा लग रहा था कि पहली नज़र में ही रेहान उसके पोते से इतना इम्प्रेस हो चुका है। वही सान के माथे से पसीना आने लगा था। तभी रेहान अपने जेब से हांकी निकल उसके माथे पर रख अपने कोल्ड आवाज में ही पूछा, क्या हुआ मिस्टर कपाड़िया, आपके माथे से पसीना क्यों आ रहा है? क्या AC का टेम्परेचर कम है? AC का टेम्परेचर तो सही था, पर रेहान के सामने उसका टेम्परेचर जरूर बढ़ रहा था। तभी बाकी के लोग भी सान से मिलने लगे, पर सान का नज़र रेहान पर और रेहान का नज़र सान पर टिका था। सभी से मिलने के बाद और रेहान के नज़रों से दूर होने के लिए सान सभी से दूर शांत जगह पर जाने लगा। वही उसे जाता देख रेहान भी उसके पीछे चला गया। जब सान साइडा चेन का सांस लेना चाहा, तभी पीछे से रेहान उसके कमर पर अपना हाथ डाल उसे अपने बाहों में जकड़ बोला, बनी, बहुत दूर रह लिए मुझसे, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। रेहान के बातों को सुन सान अपने आप को छुड़ाने का कोशिश करने लगा। तभी रेहान उसे अपने तरफ कर उसके गाल पर अपना हाथ को रख प्यार से पहले पूछा, तुम यहाँ मुंबई से दिल्ली क्यों आ गए? और ये बूढ़ा तुम्हें अपना ग्रैंड सन क्यों कह रहा है? और क्यों तुम अपना स्टडी, काम और अपना ड्रीम सब कुछ छोड़ यहाँ आ गए? रेहान ने कई सवाल किए, पर सान रेहान के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। उसे चुप देख रेहान को उस पर बहुत गुस्सा आने लगा। रेहान उसके गाल पर अपने होंठ को मजबूत कर बोला, बनी, तुमने सिर्फ मेरा प्यार देखा है। अगर अब भी चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना करूं और तुम्हें माफ कर दूं, तो मेरे हर सवाल का जवाब दो। तभी सान बोल पड़ा, आप क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और कौन बनी? सान ऐसा सो करने लगा जैसे रेहान जो सोच रहा है वो नहीं है। सान के बातों को सुन रेहान गुस्से में उसे अपने बाहों में कसके पकड़ लिया। रेहान के ऐसे करने से सान घबरा चुका था। वही रेहान अपने दूसरे हाथ के उंगलियों को उसके चेहरे पर और मजबूत कर उसके चेहरे को ऊपर कर उसके होंठों के करीब जा बोला, अब तुम जानोगे रेहान सिंह ओबरॉय अपनी चीज को पाने के लिए किस हद तक गुजर सकता है। इतना कह उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे क्रूरता से चूमने लगा। चूमते वक्त वो अपने दांत को भी उसके कोमल होंठों पर गड़ाए जा रहा था, जिस कारण उसके होंठों से खून निकल रेहान के मुंह में जाने लगा। पर रेहान उसे फिर भी चूमना बंद ना कर उसके खून का भी स्वाद लेते हुए उसे क्रूरता से बस चूमे जा रहा था। वही सान उसे खुद से दूर करने का कोशिश किए जा रहा था, पर उसका कोशिश करना बेकार रहा। वही रेहान उसे चूमते हुए जमीन पर उसे अपने गोद में ले बैठ अपने होंठ से उसके शर्ट के बटन को खोलने लगा, तो सान पूरी तरह से घबरा गया। वही रेहान उसके बटन को खोल अपने हाथ शर्ट के अंदर ले जा जैसे ही उसके सीने को छुआ सान तड़प उठा। तभी उसे चूमना बंद कर अपने होंठ सान के होंठों से दूर हुआ, तो दूर करते वक्त दोनों के लार एक दूसरे से खींचते हुए अलग हो गए। फिर रेहान उसके आंखों में देखा। सान के आंखों में तड़प भर गया था। इन आंखों में आज भी खुद को पाने का तड़प देख रेहान का गुस्सा अभी के लिए थोड़ा शांत हो गया, पर वो रुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसने उसके शर्ट के बटन को जैसे ही पूरा खोला, किसी के कदमों का आवाज सुनाई देने लगा, तो सान हैरानी से रेहान को देखा। तभी रेहान उसके कान में अपने धीमे आवाज में बोला, अपने मुंह से आवाज नहीं निकालोगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। इतना कह रेहान अपना होंठों को उसके सीने के पास ले जा उसके छोटे छोटे निपल पर अपना जीभ से चाटने लगा। रेहान के ऐसे करने से सान के मुंह से आवाजें आने लगा। कोई सुन ना ले इसलिए सान ने अपने होंठों पर अपना हाथ रख दिया। वही रेहान अब अपने दांतों के बीच रख अपने जीभ को धीरे धीरे टच किए जा रहा था। तभी सान का मधोसी से भरा आवाज निकल ही गया। ये आवाज सुन आदमी उस तरफ देख फिर उस तरफ बढ़ने लगा। आदमी के जूते का आवाज नजदीक आने लगा, तो सान घबरा गया। वहीं रेहान अब भी उसको बस चूमे जा रहा था। तभी एक आवाज आया, कोई है वहां? रेहान सान से दूर हो अंधेरे में ही कहीं गायब हो गया। वही आदमी वहां आया तो सान को ऐसे हालात में देखा तो वो उसके तरफ हैरानी से देखने लगा। वही सान अपने शर्ट के बटन को झट से लगा खड़ा हो गया। तभी आदमी पूछ पड़ा, क्या कर रहे थे तुम? आदमी के सवाल को सुन सान बोल पड़ा, कुछ नहीं, मुझे गर्मी लग रहा था बस।
इतना कह वो जाने लगा, तभी उसके हाथ को पकड़ उसे जाने से रोकते हुए बोला, किस लड़की के साथ थे तुम ब्रो? वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सान का स्टेप ब्रदर इवान था। सान अपने हाथ को छुड़ा उसे जवाब दे दिया, मैं किसी के भी साथ रहूं तुम्हें क्या? इतना कह सान आगे बढ़ गया, वही अपने चेहरे पर कठोर मुस्कान भर इवान बोला, ब्रो पता तो लगा कर रहूंगा। इतना कह वो पार्टी में जाने लगा, वही साइड अंधेरे में खड़ा रेहान अपने धीमे आवाज में बोला, इवान कपाड़िया पूरा डिटेल मुझे यही दे सकता है? खुद में इतना कह वो भी पार्टी के तरफ जाने लगा। वही पार्टी में सभी सान से बातें कर रहे थे। तब तक रेहान भी सान के पास ही जा खड़ा हो गया। रेहान के ऐसे करने से सान को बहुत चिढ़ हो रहा था। वही रेहान के पास सब बातें करने लगे, पर उसका पूरा ध्यान तो बस सान पर ही टिका था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, पार्टी खत्म हो चुका था। सभी पार्टी हॉल से जाने लगे। सान भी जाने को था तो रेहान उसके साथ जाते हुए बूढ़े आदमी से बोल पड़ा, मिस्टर कपाड़िया मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके कंपनी के साथ काम करने में, पर मैं धीर के साथ काम करना चाहूँगा। ये सुन सान उसे हैरानी से भरे नज़र से देखा। वही बूढ़ा इंसान हंसते हुए बोल पड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। बूढ़ा आदमी हामी भर चुका था तो सान चाह कर भी मना नहीं कर पा रहा था। सभी फिर अपने अपने कार में जा बैठने लगा। तभी रेहान अपने कार में जाने से पहले सान के करीब जा अपने धीमे आवाज में बोला, रेडी रहो बनी मेरे साथ काम करने के लिए। इतना कह मुस्कुराते हुए रेहान कार के अंदर जा बैठ गया। वही सान हैरान था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो अब क्या करे। उसे पता था रेहान के साथ काम करना उसे कितना भारी पड़ सकता है। कुछ वक्त बाद सान अपने कमरे में परेशान हो इधर उधर घूमते हुए सोचने लगा वो कैसे रेहान के साथ काम करने से मना कर सके, पर उसके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। आखिर में परेशान हो सान अपने बेड पर जा लेट अपनी आंखों को बंद कर लिया। वही दूसरी तरफ रेहान को आज 2 साल के बाद सुकून मिल रहा था। वो मुस्कुराते हुए बेड पर लेटा हुआ सोने की जगह बस मुस्कुराते जा रहा था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा, सुबह का वक्त हो चुका था। सान का नींद खुला तो वो अपने आंखों को खोल झट से उठकर बैठ अपने आंखों में अपने हथेली को रख परेशान होते हुए बोला, उफ मैं सो कैसे सकता हूँ, मुझे तो सोचना था, टाइम भी होने को है। दादाजी मुझे उसके साथ काम करने को बोलेंगे, अब मैं क्या करूँ जिससे दादाजी मुझे उसके साथ काम करने से मना कर दे। इतना कह वो झट से बेड से नीचे उतर इधर उधर चलते हुए सोचने लगा। तभी दरवाजा नॉक हुआ तो सान दरवाजा जा खोल दिया। तभी नौकर अपने सिर को झुकाए बोला, बड़े साहब आपको जल्दी बुला रहे हैं। ये सुन सान बोल पड़ा, हाँ हाँ मैं आता हूँ नहाकर। इतना कह सान दरवाजा बंद कर अपने कपड़े निकाल नहाने चला गया। वही दूसरी तरफ रेहान तैयार हो कपाड़िया मल्टीनेशनल कंपनी जाने के लिए निकल गया। वो बहुत एक्साइटेड था सान के साथ काम करने के लिए, साथ ही उसे इन 2 साल का सच भी पता करना था। आखिर क्यों सान अपना कॉलेज अपना सब कुछ छोड़ दिल्ली आ गया, और क्या सच में सान कपाड़िया फैमिली का खोया हुआ बेटा है? तो फिर उसकी माँ ये सच कभी सान को क्यों नहीं बताए और क्यों उसे गरीबी का जिंदगी दे उसे लड़की के तरह पाला? वो कपाड़िया कंपनी जाने के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में बड़े से आलीशान बैग में सोनाली बिना कपड़ों के बेजान सी पड़ी थी। तभी अगस्त्या उसके पास उसके करीब जा अपने कठोर आवाज में बोला, मुझे जो चीज़ पसंद आ जाए मैं किसी भी हाल में उसे पाकर रहता हूँ। अगर तुम मुझसे शादी के लिए मान जाती तो आज तुम्हारी जिंदगी किसी प्रिंसेस की तरह होता। अगस्त्य के बातों को सुन अपने कठोर नजरों से सोनाली उसे देख बोली, तुम्हारा सच जानने के बाद मैं मरना पसंद करती, पर तुमसे शादी हरगिज नहीं। तुम्हें जो मेरे साथ करना है कर लो, पर याद रखना इससे तुम्हें कभी कुछ हासिल नहीं हो पाएगा। सोनाली के बातों को सुन अगस्त्या उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख उसके होंठों के करीब जा बोला, हासिल तो कर लिया हूँ तुम्हें जान। इतना कह उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसे क्रूरता से चूमने लगा। सोनाली उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर उसके शरीर में इतना जान ही नहीं बचा था कि वो अगस्त्य को खुद से दूर कर सके। क्रूरता से कुछ देर तक चूमने के बाद अगस्त्या उससे दूर हो अपने कठोर आवाज में बोला, देखो तुम्हारे शरीर के हर एक कोने में मेरा कंट्रोल है, बस इस कैची जैसी जुबान को छोड़कर, पर इसे भी बहुत जल्द अपने कंट्रोल में ले आऊंगा। इतना कह उससे दूर जाने को था तभी सोनाली बोल पड़ी, जिस्म को हासिल करने से कभी प्यार हासिल नहीं होता,
तुम्हें मेरा जिस्म तो मिल सकता है पर प्यार नहीं, और एक दिन तुम इसके लिए ही तड़पोगे। ये सुन अगस्त्या उसे गुस्से में देखा, फिर कठोरता से बोला पड़ा, तुम्हारा प्यार भी मेरा है और बहुत जल्द मैं तुम्हारे प्यार को भी हासिल कर लूंगा जान। इतना कह कंपनी जाने के लिए अगस्त्य निकल गया। वही अगस्त्य के जाते ही सोनाली बेड से उठ गई। जैसे ही उठी उसे अपने पूरे शरीर में बहुत दर्द हुआ, पर फिर भी खड़ी हो अपने धीमे कदमों के साथ शीशे के पास जा खुद को देखी। उसके शरीर के हर कोने कोने पर अगस्त्य के चूमने का निशान बना हुआ था। ये देख सोनाली के आंखों से आंसू गिरने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रेहान कपाड़िया मेंशन पहुंच चुका था। जब ये बात बूढ़े आदमी को पता चला तो वो खुद रेहान को लेने गया। अपने सामने बूढ़े आदमी को देख रेहान अपने मन में ही बोल पड़ा, मैं यहाँ इस बूढ़े से नहीं बनी के लिए आया हूँ। कहाँ हो बनी तुम कुछ भी कर लो, काम तो तुम्हें मेरे साथ ही करना होगा। अपने मन में इतना कह बूढ़े आदमी के साथ रेहान कंपनी के अंदर चला गया। तभी उसे पता चला सान अब तक नहीं आया है। ये जान रेहान का गुस्से का लेवल बढ़ता जा रहा था। फिर बूढ़ा आदमी उसके साथ प्रोजेक्ट का डिस्कशन करने लगा, पर रेहान का ध्यान बूढ़े आदमी के बात को सुनने में था ही नहीं। कुछ वक्त के बाद बूढ़े आदमी के कहने की वजह से सान को कंपनी आना ही पड़ा। वो जब अपने दादाजी के केबिन के पास गया तो अपने मन में पूरा निश्चय कर गया, मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, चाहे दादाजी कितना भी फोर्स करे। अपने मन में ही इतना कह वो गहरी सांस भर केबिन का दरवाजा नॉक किया तो बूढ़े आदमी ने उसे आने का परमिशन दे दिया। तभी सान दरवाजा खोल केबिन के अंदर जैसे ही गया, रेहान को देखते ही उसका निश्चय किया हुआ शब्द डगमगाने लगा। वो अंदर जा मासूम बच्चे की तरह खड़ा हो गया। उसे आता देखा तो रेहान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छा गया। वो शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखे जा रहा था। वही रेहान के नजरों को देख सान का हालत खराब हो रहा था। तभी बूढ़ा आदमी खड़ा होते हुए बोला, मिस्टर ओब्रॉय, अब जो भी बात करना है आप मेरे पोते से कर लीजिए। इतना कह बूढ़ा आदमी जाने को था तभी सान बोल पड़ा, दादाजी मुझे बिजनेस का कुछ खास आइडिया नहीं है, मुझे लगा है मैं इस काम के लिए सूटेबल नहीं हूँ। सान के बातों को सुन बूढ़ा आदमी कुछ कहता इससे पहले ही रेहान बोल पड़ा, डोंट वरी, मैं हूं ना समझाने के लिए। ये सुन बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना कह बूढ़ा आदमी केबिन के बाहर जाने लगा। सान रोकना चाहता था पर तभी रेहान उसके हाथ को पकड़ अपने गोद में खींच लिया। उसे घबराहट होने लगा कहीं दादाजी ये सब देख ना ले, पर रेहान बेफिक्र होकर उसे अपने गोद में बैठा उसके शर्ट के 2 बटन को खोल उसके गर्दन को चूमे जा रहा था। वही सान बस अपने दादाजी को देख रहा था। जैसे ही दादाजी बिना मुड़े केबिन से बाहर चले गए, सान को राहत मिला। सान फिर खुद को दूर करने का कोशिश करते हुए बोला, क्या कर रहे हो ये? सान के बात को सुन रेहान उसके बालों के अंदर अपने उंगलियों को घुसा उसे कठोरता से देख बोला, कहा था ना अपने बालों का 1 इंच भी कम किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए बनी। रेहान के कठोरता से भरे बातों को सुन सान का दिल डर से धक धक करने लगा, पर फिर भी सान अपने कांपती हुई आवाज में बोला, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी रेहान उसके बालों पर अपने पकड़ को मजबूत कर बोला, कुछ दिनों में सब याद आ जाएगा। रेहान के कठोर आवाज में कहे शब्द को सुनकर सान के दिल में डर पैदा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ अंश ऑफिस में उदास से बैठा था। तभी उसे अपने बॉस का बुलावा आया तो वो खड़ा हो अपने बॉस के केबिन के पास जा दरवाजा नॉक किया। तभी अगस्त्य उसे अंदर आने का परमिशन दे दिया। अंश अंदर जा अगस्त्या को देखा, फिर निराशा से पूछा, यस सर। अगस्त्य अंश के तरफ देखा फिर बोल पड़ा, अंश मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ हूँ, मुझे सर कहने का तुम्हें जरूरत नहीं है। ये सुन अंश ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसे नहीं पता उसकी बहन ने अचानक से अगस्त्य से शादी क्यों कर लिया, पर उसे इतना तो पता था उसकी बहन अगस्त्य से प्यार नहीं करती है। तभी अगस्त्य अंश के पास आ उसके कंधे पर अपना हाथ रख बोला, तुमने सिर्फ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, मैं सोच रहा हूँ तुम पहले अपना मास्टर कंप्लीट कर लो फिर जॉब कंटिन्यू करना। ये सुन अंश बोल पड़ा, अगर ग्रेजुएट लड़के इस कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है तो मैं कहीं और जॉब देख लूँगा। अंश के बातों को सुन अगस्त्य को थोड़ा गुस्सा आने लगा, पर अपने गुस्से को शांत कर अगस्त्य बोल पड़ा, ऐसा बात नहीं है अंश, मैं तो बस चाहता हूँ तुम अपने हायर स्टडी को कंप्लीट कर लो। ये सुन अंश बोल पड़ा, पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है।
ये सुन अगस्त्य झट से बोल पड़ा, पैसे का टेंशन तुम मत लो, तुम्हारा जीजा है ना। ये सुन अंश अपने नजरों को उठा अगस्त्य की तरफ देख बोला, सॉरी जीजू, पर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। ये सुन अगस्त्य अपने मन में ही बोला, दोनों भाई बहन एक जैसे हैं। अपने मन में इतना कह अगस्त्य आगे बोल पड़ा, लोन समझ कर ले लो, जब पढ़ाई पूरा हो जाए तो मेरे कंपनी को और डेवलप करने में मेरा हेल्प कर अपना लोन चुका देना। ये अंश कर सकता था, पर पता नहीं कि उसका दिल ये करना नहीं चाहता था। वो फिर से मना करने को हुआ, तभी अगस्त्य बोल पड़ा, सोच लो, अपने जीजू के बात को नहीं सुनोगे तो तुम्हारी बहन को हॉट होगा, क्योंकि वो हमेशा से यही चाहती है कि उसका भाई कामयाबी हासिल करे, इसी वजह से तो वो अपना पढ़ाई छोड़ तुम्हें पढ़ाई थी। ये सुन अंश इस बार मना नहीं कर पाया, ठीक है जीजू। ये सुन अगस्त्य अपने डेस्क पर रखे फॉर्म को उठा अंश के तरफ बढ़ा, बोला, ये कॉलेज बेस्ट है तुम्हारे लिए। ये सुन अंश फॉर्म ले लिया, फिर जाने का इजाजत मांग तो अगस्त्य उसे जाने को कह दिया। तो अंश केबिन से बाहर निकल अपने जगह पर जा अपने फ़ोन को निकाल ऋतिक के आईडी को खोल मैसेज किया, क्या आप फ्री है सर। ऋतिक उस वक्त मीटिंग में था, वो अंश के मैसेज को उस वक्त नहीं देख पाया था। वहीं दूसरी तरफ रेहान अपने कुरुल नजरों से सान को देखते हुए उससे थोड़ा प्रोजेक्ट का बात करना शुरू कर दिया। काम के वक्त रेहान बिल्कुल दूसरा ही इंसान बन जाता था। रेहान के काम करने के तरीके को देख सान उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। वो उसके तरफ बिना पल के झपकाए देखने लगा तो रेहान अपने नजरों को सान से मिला, बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो बनी, सब कुछ याद आ गया है क्या। ये सुन सान का चेहरा लाल हो गया। वो अपने नजरों को इधर उधर कर काम का बात करने लगा। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक का मीटिंग खत्म हो चुका था। मीटिंग खत्म होते ही ऋतिक अपने फ़ोन को देखा, अंश का मैसेज देख ऋतिक झट से उसे मैसेज कर दिया, हाँ कुछ काम है क्या। इन 2 सालों में ऋतिक को ये तो नहीं पता चल पाया था कि वो उस रात पार्टी में अगस्त्य की गर्लफ्रेंड बनाने वाली लड़की अंश है, पर इन 2 सालों में बातें करते करते अंश ऋतिक का बहुत खास दोस्त जरूर बन गया था। अंश के आने के बाद पार्टी वाली लड़की को तो ऋतिक पूरी तरह से भूल चुका था, साथ ही अंश उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा था। जब अंश के पास ऋतिक का मैसेज आया तो अंश झट से मैसेज का रिप्लाई किया, सर क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। अंश के भेजे मैसेज को पढ़ ऋतिक मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ हो अभी। ऋतिक के सवाल का जवाब अंश झट से दे दिया, बस घर जाने के लिए ऑफिस से निकल रहा हूँ। अंश के मैसेज को पढ़ अपने फ़ोन को बिना रिप्लाई दिए ऋतिक अपने कंपनी से बाहर निकल अपने कार के चाबी को ड्राइवर से ले कार खुद ही ड्राइव करते हुए निकल गया। करीबन 15 मिनट ही लगा होगा ऋतिक को अंश के पास पहुंचने में। वही ऋतिक के रिप्लाई को ना आता पा अंश का चेहरा उदासी से भरा हुआ था। वो उदासी से रास्ते में चले जा रहा था, तभी उसके सामने ऋतिक का कार आ रुका। वही ऋतिक ने अपने कार का हॉर्न बजाया तो अंश अपने चेहरे को उठा देखा, उसे कार के अंदर बैठा शख्स नजर नहीं आ रहा था, तो वो इग्नोर कर आगे बढ़ने लगा। तभी ऋतिक अपने कार के शीशे को नीचे कर दिया। शीशे को नीचे करने के बाद फिर हॉर्न बजाया तो फिर अंश अपने चेहरे को उठा देखा। इस बार उसने ऋतिक को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। ऋतिक ने कार को रोक दिया तो अंश झट से कार के अंदर जा बैठा। तभी ऋतिक कार के शीशे को चढ़ा उसके तरफ देख बोला, क्या बात है किटी, आज कुछ उदास लग रहे हो तुम। ऋतिक उसे उसके नाम के जगह हमेशा किटी बोला करता था और अंश को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि उसे अच्छा लगता था ऋतिक के मुंह से ये सुनने में। ऋतिक के सवाल को सुन अंश अपने चेहरे को हाँ में हिला, बोला, सर मुझे दी का बहुत टेंशन होता। अंश के बातों को सुन ऋतिक एक रेस्टोरेंट के पास अपना कार रोक बोला, क्या टेंशन। ऋतिक के सवाल का अंश क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो कुछ जवाब देता इससे पहले ही ऋतिक फिर बोल पड़ा, रेस्टोरेंट के अंदर चल बताना। ये सुन अंश का ध्यान अभी रेस्टोरेंट पर गया। इतने बड़े रेस्टोरेंट को देख अंश हिचकिचाते हुए बोला, मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ सर। ऋतिक को पता था अंश उसे मना करेगा। रही ऋतिक बोल पड़ा, मुझे बहुत जोर का भूख लगा है और मुझे अकेला खाना पसंद नहीं, तो शांति से मेरे साथ चलो। इतना कह ऋतिक कार से उतर गया तो अंश को भी आखिर में उतरना ही पड़ा। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाने लगे। बाहर खड़ा दरबान दोनों के आते ही अपना सिर झुका लिया। वही अंश पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में जा रहा था। उसका दिल बड़े से रेस्टोरेंट को देखते ही धक धक करने लगा। उसने रेस्टोरेंट को देखा, फिर अपने हालत को
फिर ऋतिक की तरफ देखा तो ऋतिक उसके तरफ देखा। उसे इतना नर्वस देख ऋतिक बोल पड़ा, तुम घबरा क्यों रहे हो, रेस्टोरेंट है, जंग का मैदान नहीं। इतना कह ऋतिक मुस्कुराते हुए अंदर जाने लगा तो अंश भी बस उसके पीछे पीछे चल दिया। दोनों अंदर जैसे ही आए वहां का मैनेजर ये सुनते ही को मिस्टर ऋतिक धनजानी आए हैं तो वो भागते हुए ऋतिक के स्वागत के लिए आ गया। ये देख अंश हैरान था। वही मैनेजर रेस्टोरेंट का सबसे एक्सपेंसिव साथ ही खूबसूरत केबिन ऋतिक को ले गया। इस रेस्टोरेंट में बुकिंग करना ही मुश्किल होता था, पर ऋतिक के लिए ये सब आम था। वो बिना बुकिंग किए भी आता तो रेस्टोरेंट का सबसे एक्सपेंसिव जगह उसे ही मिलता। ऋतिक अंश दोनों केबिन के अंदर जा बैठ गए। फिर मैनेजर खुद ही मेन्यू कार्ड ऋतिक अंश दोनों के तरफ बढ़ा दिया। जब मैनेजर ने अंश का लो प्रोफाइल पहनावा देखा तो अपने मन में ही बोल पड़ा, ऋतिक सर जैसे बड़े इंसान ऐसे फटीचा के साथ यहाँ क्यों आए हैं। इतना कह खुद में मैनेजर बस वेट करने लगा ऑर्डर मिलने का। वही अंश ने जब डिशेस का प्राइस देखा तो उसका आंख हैरानी से बड़ा बड़ा हो गया। उसके आंखों को देखते ही ऋतिक समझ गया था वो कुछ ऑर्डर खुद से तो नहीं देने वाला है, तो ऋतिक ने ही पूरा ऑर्डर दे दिया। मैनेजर ऑर्डर लिख चला गया तभी ऋतिक अंश के तरफ देख बोला, मेरे बगल में आकर बैठो। ये सुन अंश का दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो खड़ा हो अपने धीमे कदमों के साथ ऋतिक के पास जा बैठ गया। वही ऋतिक अंश को देखते हुए अपने मन में ही बोला, आखिर क्यों मैं चाहता हूँ ये मेरे पास रहे, क्या कर रहा हूँ मैं, ये लड़का है। वही अंश अपने नजरों को झुकाए ही अपने मन में बोल पड़ा, क्या होगा जब सर को ये पता चल जाएगा मैं सर से प्यार करने लगा हूँ तो क्या वो मुझे खुद से दूर कर देंगे शायद। वैसे भी सर को लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अपने मन में ही ये सब कहते हुए अंश का चेहरा उदासी से भर गया। वही दूसरी तरफ रेहान शान को ऐसा ऐसा काम दे रहा था जो शान से हो ही नहीं रहा था। इस चक्कर में शान को बार बार रेहान के पास जा पूछना पड़ रहा था। शान के ऐसे हालात पर रेहान को बहुत मजा आ रहा था। जब इस बार शान पूछने आया तो रेहान उसके तरफ देख बोला, बनी बार बार मेरे पास आ जा रहे हो, मेरे बिना दिल नहीं लग रहा है क्या। रेहान के बातों को सुन शान उसे अपने गुस्से से भरे नज़र से देखा। वही उसके तीखे नज़र को देख रेहान को हंसी आ रहा था। तभी वो अपने मन में ही बोला, इन 2 सालों में तुम बहुत बदल गए हो बनी, आखिर ये 2 सालों में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। अपने मन में ये सवाल करते ही उसके हाथ को पकड़ उसे अपने गोद में खींच लिया। रेहान की इस हरकत पर शान उसे गुस्से में घूर कर देखा तो रेहान मुस्कुराते हुए उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख बोला, मेरा बनी गुस्सा कब से करने लगा। ये सुन शान झट से बोल पड़ा, मैं तुम्हारा बनी नहीं हूँ, अब मुझे जाने दो। ये सुन रेहान जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसे अपने बाहों में कस के पकड़ बोला, अगर जाना चाहते हो बनी तो पहले मुझे किस करो। ये सुन शान उसे अपने हैरानी से भरे नज़र से देखने लगा। वही रेहान उसके कान के पास जा अपने कोल्ड आवाज में बोला, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारे दादाजी आ जाएंगे, पर किस लिए बिना मैं तुम्हें अपने गोद से उठने नहीं दूंगा। रेहान के बातों को सुन इरिटेट हो उसे देखा। फिर रेहान के तरफ अपने चेहरे को मोड़ उसके आंखों में देखा। तभी उसे रेहान के साथ बिताया आखिरी दिन याद आ रहा था। उस दिन पहली बार शान को ये एहसास हुआ था रेहान उससे प्यार करता है, पर वो रेहान के प्यार को महसूस किया ही था कि तभी उसे उससे दूर जाना पड़ गया। जब शान को सब याद आने लगा तो उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू भर गया। वही शान के आंखों में आंसू देख रेहान उसके गाल पर अपना हाथ रख बड़े प्यार से पूछा, क्यों गए थे शान मुझे छोड़कर। तभी शान रेहान के आंखों में देखते हुए बोला, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मैं आपके लिए एक सामान था जिसे आप इस्तेमाल कर एक दिन अपने लाइफ से बाहर फेंकने वाले थे। शान के बातों को सुन रेहान गुस्से से भरे नज़र से देख कठोरता से बोला, सच में शान तुम्हें ऐसा लगता मैं तुम्हें मैं सामान समझता था। रेहान के बातों पर शान ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो रेहान गुस्से में अपने हाथ को उसके कमर पर मजबूत करते हुए बोला, अच्छा तो एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरी इजाज़त के बिना मेरा कुछ भी दूर हो जाए तो मुझे सहन नहीं होता। मुझसे दूर कर तुमने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती किया है शान। इतना कह वो उसे छोड़ बोला, मुझे कल तक पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट चाहिए, अगर तुमने कल तक पूरा करके नहीं दिया तो मैं तुम्हारे दादू के बिजनेस को बैंकक्रप्ट करवा दूंगा। ये सुन शान का आंख हैरानी से बड़ा बड़ा हो गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसे बनाने में करीब 10 दिन तो किसी भी हाल में लग जाता, पर अब रेहान उसे ठीक से 1 दिन भी नहीं दे रहा है।
अब बेचारा क्या करेगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में शाम का वक्त हो चुका था। अगस्त्य आज जल्दी ही घर आ गया। जब वो अपने कमरे में कदम रखा तो सोनाली हड़बड़ाते हुए कुछ अपने कपड़े के अंदर रख दी। सोनाली के ऐसा करने से अगस्त्य उसके पास गया, जिस कारण सोनाली पूरा घबरा चुकी थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी अगस्त्य अपने हाथ को उसके कमर पर घुमा, उसके गर्दन को चूमते हुए अपने कोल्ड आवाज में उसके कान के पास बोला, क्या छिपा रही हो जान। सोनाली के माथे से पसीना आने लगा था। वो घबराते हुए बोली, कुछ नहीं। तभी अगस्त्य उसे अपने तरफ कर उसके गाल पर अपने हाथ रख प्यार से फेरते हुए अपने दूसरे हाथ को कबर्ड के अंदर ले जा अपने उस हाथ से सोनाली का छिपाया हुआ चीज ढूंढने लगा और अपने दूसरे हाथ से सोनाली के चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए अपने उंगली को सोनाली के चेहरे पर मजबूत करने लगा। जब अगस्त्य का हाथ सोनाली के छिपाए सामान पर गया तो उसे निकाल सोनाली के गाल को छोड़ वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट को देखा। प्रेगनेंसी पॉजिटिव में था। ये देख अगस्त्य गुस्से में उसे जमीन पर फेंक दिया। अगस्त्य के गुस्से से सोनाली डर से सहम गई। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। तभी अगस्त्य उसके बाजू पर अपने हाथ को रख अपने हाथ को मजबूत करते हुए कठोरता से बोला, कितनी बार कहा है मुझे बच्चा नहीं चाहिए, समझ नहीं आता तुम्हें। सोनाली के आंखों से आंसू गिरने लगा। तभी अगस्त्य अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा उसके आंसू को पोंछे हुए अपने गुस्से को शांत कर बोला, जान चुप हो जाओ, कल हम डॉक्टर के पास चल तुम्हारा अबॉर्शन करवा लेंगे, ओके। इससे पहले भी अगस्त्य ने सोनाली का 2 बार अबॉर्शन करवा दिया था। ये रिश्ता था। सोनाली झट से बोल पड़ी, प्लीज अगस्त्य इस बार नहीं, मुझे सिर्फ मेरा बेबी चाहिए। सोनाली के बातों को सुन अगस्त्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर भी उसे प्यार से समझाया, बेबी एक बार कह दिया ना, मुझे मेरे बात को बार बार रिपीट करने पर मजबूर क्यों करती हो तुम। सोनाली पर इस बार अपने बच्चे को खो नहीं सकती थी। वो जिद करने लगी, प्लीज अगस्त्य तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे रहूंगी, पर प्लीज मुझसे इस बार मेरा बच्चा मत छीनो। सोनाली रोते हुए बोले जा रही थी। वही अगस्त्य उसके आंसू को पोंछते हुए इस बार गुस्से में कठोरता से बोला, जान मैं तुम्हारे हर जिद को पूरा कर सकता हूँ, पर ये नहीं, अब रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकता हूँ। इतना कह उसे अपने गोद में उठा लिया। फिर उसे बेड के पास जा उसे लेटा प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए गुस्से में ही बोला, रोना बंद करो नहीं तो तुम्हारे भाई को बहुत पछताना पड़ सकता है। तुम्हें तो पता ही है जान, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे तकलीफ से मुझे तकलीफ होता, पर तुम्हारे भाई को तकलीफ देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुन सोनाली रोना बंद कर किसी बेजान मुर्दा लड़की की तरह शांत हो गई। साथ ही उसके शरीर से भी हलचल होना बंद हो गया। तभी अगस्त्य अपनी हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा उसके आंसू को उसके चेहरे से अच्छे तरीके से पोंछ उसके होंठों पर अपने होंठ टिका उसे प्यार से चूमते हुए अपने हाथ को उसके सीने के पास रख कपड़े के ऊपर से ही सहलाने लगा। वही सोनाली अपनी आंखों को बंद कर अपने मुट्ठी में बिस्तर को भर बस शांत हो लेती रही। उसे पता था वो कुछ नहीं कर सकती है। अगस्त्य को रोकने के लिए उसे जो करना है वो करेगा ही। वही अगस्त्य उसके होंठों को चूमना बंद कर उसके कपड़े को उसके जिस्म से हटाने लगा। सोनाली उसे रोकना चाहती थी पर उसके शरीर में इतना हिम्मत नहीं था कि वो रोक सके। वही अगस्त्य उसके कपड़े को उसके जिस्म से हटा उसके पूरे जिस्म को चूमने लगा। फिर चूमते हुए उसके कान के पास या अपने कोल्ड आवाज में बोला, तुम सिर्फ मेरी हो, बच्चे को मैं हम दोनों के बीच नहीं आने दे सकता हूँ। इतना कह उसके कान को भी चूमते हुए उसके शरीर को फिर से चूमने लगा। उसके पूरे जिस्म पर अपने चूमने का निशान दे अपने कपड़े अपने जिस्म से निकाल उसके गाल पर अपने हाथ को रख प्यार से बोला, बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर थोड़ा भी देरी ना कर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अचानक से अगस्त्य के ऐसे करने से सोनाली दर्द से करहाते हुए झट से अगस्त्य के कंधे पर अपना हाथ रख अपने हाथ को मजबूत कर ली। सोनाली ने जैसे ही उसे छुआ अगस्त्य के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो उसे अपने बाहों में भर उसे प्यार से ज्यादा दर्द देते हुए उससे बोला, बेबी 2 साल बीत गए हैं, तुम्हें समझ आ ही गया होगा अपने आप से दूर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ना ही किसी को हमारे बीच आने दूंगा, तो जैसी जिंदगी है उसमें खुश रहना सीख लो। सोनाली अगस्त्य के बातों को सुन अपने पुराने जिंदगी को याद करने लगी। पहले उसके पास पैसे नहीं थे, लोग उसे डायन कहते थे, फिर भी उसके जिंदगी में बहुत खुशियां थी। अपने खुशियों से भरे दिन को याद
करते हुए उस दिन को याद की जब उसे अगस्त्य से प्यार हो गया था। उस दिन को याद कर कोसने लगी अपने मन में क्यों उसे अगस्त्य जैसा जानवर से प्यार हो गया था। 2 साल पहले सान के जाने से सोनाली बहुत उदास रहने लगी थी। अगस्त्य को सोनाली से जुनूनियत वाला इश्क हो गया था। वो हर दिन सोनाली से मिलने जाने लगा और सोनाली के उदास चेहरे पर खुशी भरने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ उसके लिए करने लगा था। अगस्त्य का इतना कुछ करने से सोनाली को भी उससे प्यार होने लगा, पर उसे नहीं पता था वो एक माफिया से प्यार कर बैठी। अगस्त्य ने सोनाली को अपने कंपनी में ही काम दे दिया था, तो कभी कोई फाइल वगैरह पहुंचाने के लिए सोनाली अक्सर अगस्त्य के घर चली ही जाती थी। उस दिन भी शाम का वक्त हो रहा था। किसी फाइल में अगस्त्य के सिग्नेचर का बहुत ज़रूरत था और अगस्त्य कंपनी ना घर पर ही था, साथ ही उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तो आखिर में सोनाली चली गई फाइल देने, क्योंकि कंपनी में अगस्त्य सोनाली को अपना सेक्रेटरी बना लिया था। वो फाइल देने उसके घर जाने के लिए ऑटो ले ली। कुछ ही वक्त में वो अगस्त्य के मैंशन पहुंच चुकी थी। आसमान में थोड़ा अंधेरा छाने लगा था। वो ऑटो से बाहर निकल ऑटो वाले को पैसा दे वो मैंशन के अंदर जाने लगी। गार्ड ने भी नहीं रोका, क्योंकि अगस्त्य ने सभी को ऑर्डर दे रखा था। साथ ही सोनाली कई दफ़ा आ चुकी थी तो सब पहचान भी चुके थे। वो जैसे ही अंदर जाने लगी उसे चीखने का आवाज़ आया तो वो उस तरफ जाने लगी, तभी एक गार्ड ने उसे उस तरफ जाने के रोक लिया। गार्ड्स के रोकने से सोनाली देखने तो जाना चाहती थी, पर उसे रुकना ही पड़ा। फिर वो मेंशन के तरफ जाने लगी, तभी उसने फिर से आवाज़ सुना तो वो अपने आप को उस तरफ जा देखने से रोक ही नहीं पा रही थी। जब वो मुड़ी तो देखी कोई गार्ड्स नहीं है, सभी दूसरे साइड जा चुके हैं। तो सोनाली चुपके से सभी के नज़र से खुद को बचाते हुए उस तरफ जाने लगी। आखिर में वो बचते हुए वहाँ चली ही गई। वहाँ जाने के बाद सोनाली अंदर देखना चाहती थी आखिर हो क्या रहा है और क्यों वो लोग उसे यहाँ आने नहीं दे रहे थे। वहाँ सोनाली पहुँच तो गई, पर वो अंदर क्या हो रहा है देखे नहीं पा रही थी। अंधेरा भी हो चुका था, जिस कारण उसे रास्ता सही से नजर नहीं आ रहा था। पर किसी तरह चलते हुए वो शीशे के खिड़की के पास आई। खिड़की हल्का खुला ही था, तो वो उस खिड़की को धीरे से थोड़ा और खोल अंदर का नज़ारा देखी तो सुन पड़ गई। उसके शरीर से जैसे जान ही चला गया था। उसके पैर लड़खड़ाने को था, तभी एक हट्टा खट्टा आदमी जिसने सोनाली को देखते हुए देख लिया था वो वहां आ गुस्से में सोनाली के बालों को पकड़ बोला, कौन है तू? सोनाली दर्द से करहाने लगी। वही आदमी को लगा जरूर कोई जासूस होगी, तो वो उसके बालों को कस के पकड़े हुए घसीटते हुए उसे अंदर ले जाने लगा। वही सोनाली बस दर्द से बेहाल थी। जब आदमी सोनाली को अंदर ला अगस्त्य के पैर के पास लड़की को फेंक बोला, बॉस, ये लड़की ने सब कुछ देख लिया है। ये सुन अगस्त्य गुस्से में जमीन पर पड़ी लड़की को देख उसके बालों को पकड़ उसके चेहरे को ऊपर किया। सोनाली का चेहरा नजर आए ही उसके बालों को छोड़ उसे खड़ा कर उसके माथे से बहते खून को देख गुस्से में गार्ड की तरफ देखा। वही गार्ड को कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरे तरफ सोनाली खुद को अगस्त्य से दूर करने लगी, तो अगस्त्य जबरदस्ती अपने बाहों में भर बोला, सोनाली जैसा तुम सोच रही बिल्कुल भी वैसा नहीं है, एक बार मेरे बातों को सुनो। सोनाली डर से कांपते हुए पूरे हिम्मत के साथ बस इतना ही बोली, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। सोनाली को खुद से डरता देख अगस्त्य को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोनाली को अपने गोद में उठा उसे बाहर ले जाते हुए अपने लोगों से बोला, इसे साफ करो और तुम मुझे आधे घंटे के बाद आकर मिलो। इतना कह अगस्त्य सोनाली को अपने बाहों में उठा बाहर ले जाने लगा, तो सोनाली डर से कांपते हुए बोली, मुझे जाने दो प्लीज प्लीज। इतना कह वो रोने लगी। वही अगस्त्य कुछ ना कह उसे अपने रूम में ले जा बिस्तर पर रखा, तो सोनाली बिस्तर के कोने में जा सिमट गई। अगस्त्य जितना उसके करीब आने का कोशिश कर रहा था, सोनाली उससे उतना ही दूर जाए जा रही थी। सोनाली के ऐसे करने से अगस्त्य को बहुत गुस्सा आने लगा। वो उसके हाथ को पकड़ उसे अपने करीब कर बोला, जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझसे डरो मत। देखो मैं कुछ नहीं करूँगा और जो तुमने देखा वो सब भूल जाओ, बस मुझे और मेरे प्यार को याद रख, मुझसे प्यार करो जान। अगस्त्य के बातों को सुन अपने शरीर का पूरा दम लगा। सोनाली उसे खुद से दूर कर बोली, प्यार और तुम जैसा राक्षस से कभी नहीं। सोनाली को मरना पसंद है, पर तुम जैसे से प्यार करना नहीं। सोनाली के बातों को सुन जो गुस्सा अगस्त्य कंट्रोल करके रखा था, उसे बाहर आने में अब देरी नहीं लगा।
वो सोनाली के गाल पर अपने उंगलियों को मजबूत कर उसके आंखों में देखते हुए बोला, ओह, प्यार नहीं होगा, मरना पसंद है, पर मैं तुम्हें मरने तो नहीं दूंगा, और प्यार हो ना हो रहना तो अब तुम्हें मेरे पास ही होगा। इतना कह उसके गाल को छोड़ अगस्त्य कमरे से बाहर जाने लगा तो सोनाली भी उठ बाहर जाने को हुई, पर इससे पहले ही अगस्त्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया तो सोनाली दरवाजा जोर जोर से पिट रोते हुए बोलने लगी, खोलो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। ये बोलते बोलते रोते हुए वो जमीन पर बैठ दरवाजे से टिक गई और बस रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य हॉल में गया। जो सोनाली को घसीटते हुए लाया था वो बॉडीगार्ड खड़ा था। अगस्त्य उसे गुस्से से देखा, फिर अपने शर्ट के आस्तीन को उठा, सोफे पर जा बैठ गुस्से में उसे घूर अपने गार्ड को इशारा किया तो 2 गार्ड उसे पकड़ उसके सामने बैठा दिए तो अगस्त्य उसके बाल को पकड़ उसके सिर को ऊपर कर बोला, हिम्मत कैसे हुआ उसे चोट पहुंचाने का तुम्हें। इतना कह अपने दूसरे हाथ में निखिला औजार पकड़ उसके गाल पर निशान बनाने लगा, फिर जिस हाथ से सोनाली के बाल को पकड़ा था उसी हाथ में घोंप दिया। आदमी दर्द से चिल्ला पड़ा। वही अगस्त्य रुकने के मूड में तो बिल्कुल नहीं था, पर तभी बाहर से आवाज आने लगा तो अपने लोगों के साथ वो बाहर चला गया। तभी उसने देखा सोनाली दीवार से टिक पोल को पकड़ खड़ी हो अपने कांपती आवाज में बोल रही है, मुझे जाने दो नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। सोनाली का एक एक हरकत अगस्त्य को गुस्सा दिला रहा था। वो गुस्से में अपने होंठ का मुट्ठी बांध अपने लोगों को इशारा कर खुद सोनाली को देखते हुए बोलने लगा, जान बच्चों वाला हरकत मत करो। पर सोनाली सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो अगस्त्य उसे अपने बातों में उलझाने लगा। वहीं तब तक अगस्त्य के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। उस दिन के बाद अगस्त्य ने फिर उसके भाई का करियर यहाँ तक कि सब कुछ बर्बाद कर उससे शादी कर लिया। प्रेजेंट अगस्त्य सोनाली से दूर हो उसके माथे को प्यार से चूम उसके बालों पर अपने हाथ को रख प्यार से सहलाते हुए बोला, अब तुम सो जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह अगस्त्य उठ कमरे से बाहर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में कंपनी से निकल सान जा रहा था, तभी रेहान उसके पास आ बोला, चलो मैं छोड़ दूँ। ये सुन सान बोल पड़ा, जरूरत नहीं। ये बोला ही था कि तभी इवाना बोला, रेहान मेरा कार खराब हो गया है, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इवान का बात सुन सान को बहुत गुस्सा आ रहा था। वही सान के गुस्से में हुए लाल चेहरे को देख मुस्कुराते हुए रेहान ने इवान से कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल। इतना कह रेहान ने खुद अपने हाथों से उसके लिए कार का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सान का खून जले जा रहा था। सान गुस्से में अपने भाई और रेहान को देखा, फिर अपने कार में जा बैठ गया। वही उसे गुस्से से जाता देख रेहान को बहुत अच्छा लगा। रेहान मुस्कुराते हुए अपने कार के अंदर जा बैठ गया। वैसे भी उसे इवान से बात निकलवाना था, तो अच्छा मौका था उससे बात करने का। तो बस कार स्टार्ट हुआ और पूरे रास्ते से सफ़र में काम से रिलेटेड बात करते करते वो रेहान के बातों में उससे बात निकलवाने लगा। वहीं दिल्ली में अंश पूरा दिन ऋतिक के साथ बिता। ऋतिक के कार के अंदर ऋतिक के कंधे पर ही सिर रख छोटे बच्चे की तरह सो गया। उसे सोया हुआ देख ऋतिक को बहुत प्यारा लग रहा था। अंश